हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज़ में आज हमारा टॉपिक है सिंचाई एवं नहरें। तो क्वेश्चंस पर आने से पहले हम सिंचाई एवं नहरों के नोट्स को डिस्कस करते हैं, फिर क्वेश्चंस पर आएंगे। तो भारत की स्थिति उपोष्ण जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है। पश्चिमी हिमालय, उत्तर पूर्वी के ये दो राज्य असम और मेघालय और दक्षिण भारत के कुछ अगर भागों को छोड़ दिया जाए तो भारत का जो अधिकांश क्षेत्र है वो उच्च तापीय मंडल में समाहित है, यानी कि उच्च तापमान भारत में पाया जाता है कुछ भागों को छोड़कर। तो ऊंचे तापमान से जब तापमान उच्च होता है तो वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन भी ज़्यादा होता है। तो अतः बोई गई फसलों हेतु मृदा में नमी की कमी हो जाती है, जिससे सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा सिंचाई की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि भारत में तापमान जो है वो उच्च पाया जाता है और तापमान उच्च पाए जाने के कारण वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता है और नमी की कमी हो जाती है, तो सिंचाई करनी पड़ती है। तो भारत में सिंचाई के जो प्रमुख साधन हैं तो उनके बारे में हम बात करेंगे। स्टैटिस्टिकल ईयरबुक इंडिया 2018 के अनुसार वर्ष 2014 से 15 के आंकड़ों के आधार पर देश में अगर सिंचाई के प्रमुख साधन देखें तो वो नलकूप आता है। नलकूप मतलब ट्यूबवेल्स। तो सबसे ज़्यादा जो सिंचाई का प्रमुख साधन है तो वो नलकूप है। नलकूपों का योगदान अगर देखा जाए तो जिनका शुद्ध सिंचित क्षेत्र में लगभग 46.2% का योगदान है। तो नलकूपों का जो शुद्ध सिंचित क्षेत्र में योगदान है वो 46% है। नलकूपों के साथ अगर कुओं को मिला लिया जाए तो इनका योगदान 62% है। नहरों द्वारा अगर शुद्ध सिंचित भूमि देखी जाए तो 23.66% है। टैंक्स द्वारा फिर इतनी है और 11% अन्य है। तो आपको कुल टोटल जो है वो मुख्य जैसे नलकूपों का योगदान कितना है तो 46% है। नलकूप और कुएं को मिला लिया जाए तो 62% है। फिर अगर नहरों की बात की जाए तो नहरों द्वारा कुल 23.66% की सिंचाई की जाती है। अब देश में सिंचाई की दृष्टि से अगर देखा जाए तो निबल सिंचित क्षेत्र मतलब टोटल जितना भी सिंचित क्षेत्र है वो, तो उसमें उत्तर प्रदेश का प्रथम मतलब सबसे ज़्यादा जो सिंचित क्षेत्र आता है वो उत्तर प्रदेश में आता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश में, क्योंकि एरिया भी ज़्यादा है तो इसलिए सिंचाई क्षेत्र भी ज़्यादा है। तो निबल सिंचित क्षेत्र अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का प्रथम, मध्य प्रदेश का द्वितीय और राजस्थान का तृतीय स्थान है। तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे आता है सिंचित क्षेत्र में, निबल सिंचित क्षेत्र में, और मध्य प्रदेश का द्वितीय स्थान आता है और राजस्थान का तृतीय स्थान है। भारतीय सिंचाई परियोजनाओं को अब 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहली आती है लघु सिंचाई परियोजना। तो लघु सिंचाई परियोजना में क्या होता है, इसके तहत 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई होती है। अच्छा, 2000 से कम हेक्टेयर की जो सिंचाई होती है उसमें कुआं, नलकूप, पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकल, एनीकेट आदि शामिल किए जाते हैं। भारत की सिंचाई की लगभग 62% की आपूर्ति लघु सिंचाई परियोजनाओं से ही की जाती है। तो आप समझ गए होंगे लघु सिंचाई परियोजना की से कुल 62% जो है वो सिंचाई की आवश्यकता की आपूर्ति की जाती है। उसके बाद मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की बात करें तो उससे 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक का क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। फिर वृहद सिंचाई परियोजना की बात करें तो 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र की सिंचाई होती है वृहद सिंचाई परियोजनाओं से। तो बड़ी और मध्यम अगर परियोजनाओं को मिला लिया जाए तो देश में 38% सिंचाई की आवश्यकता की पूर्ति इन दोनों से होती है, मध्यम और वृहद परियोजनाओं से टोटल 38% और बचा 62% जो है वो लघु सिंचाई परियोजनाओं से आपूर्ति की जाती है। तो इतनी सारी चीज़ों में हमें जो याद रखना है वो नलकूप। तो नलकूप जो है शुद्ध सिंचित क्षेत्र में लगभग 62% का योगदान देता है। तो नलकूपों का कुल 46.2% योगदान है, जबकि नलकूप के साथ अगर कुएं मिला लिया जाए तो इसमें शुद्ध सिंचित क्षेत्र में 62% योगदान है। नहरों का अगर देखा जाए तो 23% योगदान है। अब हम नहरों को देखने जा रहे हैं। तो विश्व की सबसे पुरानी एवं विकसित नहर व्यवस्था कौन सी है? गंग नहर, जिसका निर्माण 1927 में बीकानेर के महाराजा गंग सिंह ने कराया था। तो अगर सबसे पुरानी पूछा जाए विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था कौन सी है तो गंग नहर है, जिसका निर्माण 1927 में बीकानेर के महाराजा गंग सिंह ने कराया था। तो ये कहाँ से निकलती है? तो ये सतलज नदी से, फिरोजपुर कहाँ है? पंजाब में। तो सतलज नदी से फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला से निकाली गई है। हुसैनीवाला जगह है जो फिरोजपुर के पास है।
तो ये कहाँ से निकाली गई है? सतलज नदी से फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला से निकाली गई है। तो पहली हमने नहर देखी गंग नहर। अब दूसरी जो नहर है वो पूर्वी यमुना नहर को देखते हैं। तो पूर्वी यमुना नहर, जैसे ये यमुना है तो इसका पूर्वी हिस्सा यहाँ से निकलती है, ये पूर्वी यमुना नहर। तो इस नहर प्रणाली द्वारा हिंडन यमुना दोआब के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और गाजियाबाद जनपदों की सिंचाई की जाती है। तो ये उत्तर प्रदेश में जो अभी हमने पूर्वी यमुना नहर देखी, उसके द्वारा ये सहारनपुर, फिर मुजफ्फरनगर, फिर मेरठ और गाजियाबाद, इन 4 ज़िलों की जो है वो सिंचाई की जाती है। तो हम बात कर रहे थे हिंडन यमुना दोआब। तो जो यमुना नहर है, यमुना नदी है, उसकी सहायक नदी है हिंडन। तो हिंडन और यमुना का दोआब को के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद जनपदों की सिंचाई के लिए पूर्वी यमुना नहर का निर्माण किया गया है। तो अक्टूबर तक जलापूर्ति इसकी शून्य हो जाती है, यानी कि अक्टूबर में पूर्वी यमुना नहर में पानी बिल्कुल भी कम रह जाता है। तो इस समस्या समाधान हेतु हथिनीकुंड बैराज हरियाणा का निर्माण किया गया है। तो हरियाणा में हथिनीकुंड बैराज का निर्माण किया गया है। तो पानी ऐसे रोक लेते हैं, फिर ज़रूरत के हिसाब से वो फिर अपना यूज़ करते रहते हैं। तो ये बैराज का निर्माण किया गया है, हथिनीकुंड बैराज का निर्माण हरियाणा में। आगे तो क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है, हथिनीकुंड बैराज का निर्माण किस नहर पर किया गया है? तो पूर्वी यमुना नहर। आगे अब हम ऊपरी गंगा नहर को पढ़ रहे हैं। ऊपरी गंगा नहर का निर्माण 1842 में किया गया था, 1882 में। तो इसके जनक कौन है? तो ऊपरी गंगा नहर के परियोजना के जो जनक हैं वो पीटी काटले को कहा जाता है। और ये कहाँ से निकलती है? तो हरिद्वार कहाँ है? उत्तराखंड में। तो हरिद्वार के भीमगौड़ा नामक स्थान से निकलती है। तो हरिद्वार के भीमगौड़ा नामक स्थान से ऊपरी गंगा नहर का उद्गम होता है। अब ये कहाँ इसकी सिंचाई की जाती है? इस नहर से किस किस क्षेत्र की सिंचाई की जाती है? तो हरिद्वार, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, आगरा, इन सब ज़िलों की सिंचाई ऊपरी गंगा नहर द्वारा की जाती है। अब आते हैं निचली गंगा नहर। तो निचली गंगा नहर का जो निर्माण है वो 1878 में। ऊपरी गंगा नहर का निर्माण 1842 में किया गया था, जबकि निचली गंगा नहर का निर्माण 1878 में किया गया था। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो निचली गंगा नहर का उद्गम नरौरा बुलंदशहर से होता है। फिर आते हैं उत्तर प्रदेश के शारदा घाघरा दोआब में अवस्थित पीलीभीत, बरेली, लखीमपुर खीरी, शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर जनपदों में सिंचाई हेतु नैनीताल की खट्टीमा तहसील में बनवासा के पास शारदा नदी पर बैराज का निर्माण कर शारदा मुख्य नहर निकाली गई है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, शारदा जो मुख्य नहर है उसके द्वारा किन जनपदों की सिंचाई की जाती है? तो शारदा और घाघरा के दोआब में ये सब ज़िले जो हैं वो पीलीभीत है, बरेली, लखीमपुर खीरी, शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इन जनपदों की सिंचाई के लिए शारदा मुख्य नहर निकाली गई है। अब शारदा मुख्य नहर में क्या होता है कि नैनीताल की खटीमा तहसील में, नैनीताल कहाँ है? उत्तराखंड में। तो नैनीताल की खटीमा तहसील में बनवासा के पास जगह है, बनवासा, उसके पास शारदा नदी पर बैराज का निर्माण कर ये नहर निकाली गई है। नेक्स्ट जो आती है नहर वो है इंदिरा गांधी नहर। अच्छा, ये बैराज का निर्माण इसीलिए कर दिया जाता है कि ज़रूरत के हिसाब से, ताकि पानी को निकाला जाए। फिर अगली जो नहर है इंदिरा गांधी नहर। तो इंदिरा गांधी नहर का निर्माण 1958 में किया गया था, 1958 में। तो ये कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। तो इंदिरा गांधी नहर का जो जिक्र है वो प्रीवियस वीडियोस में भी आया है। तो इसके द्वारा जो सिंचाई है वो पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में की जाती है। जैसे पश्चिमी राजस्थान में गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, इन ज़िलों की सिंचाई की जाती है। 1958 में इसका परियोजना का निर्माण हुआ था और शिलान्यास तत्कालीन गृह मंत्री उस समय थे गोविंद बल्लभ पंत, इन्होंने किया था शिलान्यास इंदिरा गांधी नहर का। उद्गम कहाँ से होता है? तो पंजाब में सतलज और व्यास नदियों के संगम पर हरिके बांध है। तो हरिके बांध से इस नहर का उद्गम होता है। तो जो इंदिरा गांधी नहर है तो यहाँ कहाँ से निकलती है? हरिके बांध। और हरिके बांध कहाँ बनाया गया? हरिके बांध या हरिके बैराज भी कह सकते हैं।
तो सतलज और व्यास नदियों के संगम पर पंजाब में, तो यहाँ से ये इसका उद्गम होता है। अगर विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना पूछा जाए तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना। नेक्स्ट है त्रिवेणी नहर कहाँ से निकाली गई है, तो गंडक नदी से। तो गंडक किसकी सहायक नदी है, तो हमने जब नदियों को पढ़ा था तो हमने देखा था जैसे ये गंगा है, फिर इसकी सहायक नदी रामगंगा, गोमती, घाघरा, फिर गंडक। तो गंडक जो है उसी की सहायक गंडक नदी जो है वो अ, गंगा की सहायक नदी है और गंडक नदी से ही त्रिवेणी नहर निकाली गई है। ये भी प्रीवियस क्वेश्चंस में आ चुका है अगर आपने ध्यान दिया हो तो। उसके बाद आगे देखते हैं फरक्का बैराज का निर्माण 1975 में हुगली नदी में सिल्ट जमाव को रोकने के उद्देश्य से किया गया है। तो हुगली नदी में ऐसा होता है कि सिल्ट जमा हो जाती है, तो हुगली नदी में अगर सिल्ट जमा होने से रोकना है तो उसके लिए हमने फरक्का बैराज का निर्माण 1975 में किया था। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की। तो प्रायद्वीपीय भारत क्या होता है, दक्षिण भारत का भारत, जो दक्षिण भारत होता है उसका ये हिस्सा जो होता है वो प्रायद्वीपीय भारत होता है। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन क्या है, तालाब। प्रायद्वीपीय भारत की जो क्षेत्र की भूमि है वो चट्टानी है। तो चट्टानी भूमि होने के कारण यहाँ नहरें एवं कुएँ का आसानी से निर्माण संभव नहीं होता है। तो यहाँ नहरों और कुओं को आसानी से नहीं निर्माण किया जा सकता है। तो इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ जो हैं वो मौसमी हैं, जिसके कारण नहरों में पानी का अभाव रहता है। ऐसी स्थिति में तालाब सिंचाई के प्रमुख साधन के रूप में विद्वान है। तो यहाँ से देखा होगा कुएँ को खोदना, नहरों को निकालना, क्योंकि यहाँ की भूमि कैसी है, चट्टानी है। तो इन सब को करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की आवश्यकता होती है। तो इतना ज़्यादा खर्चा ना होने पाए इसके लिए, इससे बचने के लिए यहाँ हम क्या करते हैं, तालाबों का निर्माण कर देते हैं जो इनकी अपेक्षा सस्ता पड़ता है। तो भारत के राज्यों में सिंचाई के लिए जो उपलब्ध भूजल है, भूतल, तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रायद्वीपीय भारत में जो सिंचाई का प्रमुख साधन है वो क्या है, तालाब। उसके बाद हम ये पढ़ रहे हैं कि जो भूतल संसाधन है, भूतल जल संसाधन की दृष्टि से प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं। तो भारत के राज्यों में जो सिंचाई के लिए उपलब्ध भूतल जल संसाधनों, भूतल मतलब जो ज़मीन से खोदकर पानी निकालते हैं, जैसे समर से, ट्यूबवेल से, ये सब चीज़ें। तो अगर भूतल जल संसाधनों की दृष्टि से देखा जाए तो प्रमुख राज्यों में सबसे पहला स्थान आता है उत्तर प्रदेश का, जो 48.35 बिलियन क्यूसेक मीटर पानी प्रतिवर्ष निकाल लेता है सिंचाई के लिए। तो उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है भूतल जल संसाधनों की दृष्टि से। दूसरा स्थान पंजाब का है, पंजाब दूसरे नंबर पे पानी निकालता है। तीसरे पे मध्य प्रदेश है और चौथे पे महाराष्ट्र है। तो भूतल जल संसाधनों की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का पहला स्थान, दूसरा पंजाब का, तीसरा मध्य प्रदेश का और चौथा महाराष्ट्र का। सबसे ज़्यादा पानी कौन निकालता है कृषि के लिए, उत्तर प्रदेश और भूतल से। दूसरे पे पंजाब निकालता है, तीसरे पे मध्य प्रदेश निकालता है, चौथे पे महाराष्ट्र। अब उत्तर प्रदेश एट ए ग्लांस 2018 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में विभिन्न साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण में, यानी कि हम बात करें उत्तर प्रदेश में जो भी कुल सिंचाई की जाती है तो उसमें नलकूपों का कितना योगदान है, 70%। मतलब अगर टोटल 100% सिंचाई की जा रही है तो उसमें सबसे ज़्यादा नलकूप का योगदान है उत्तर प्रदेश में, जिसमें 70% योगदान नलकूपों का है। नहरों का दूसरे नंबर पर है 17%, तीसरे नंबर पे कुएँ आते हैं वहाँ। तो उत्तर प्रदेश में जो सिंचाई के प्रमुख साधन हैं तो उसके हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में विभिन्न साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण में अगर बात की जाए तो नलकूपों द्वारा सबसे ज़्यादा होता है, दूसरे पे नहर द्वारा होता है, तीसरे पे कुएं द्वारा होता है। उत्तर प्रदेश की बात है ये। तो सबसे पहले नलकूप, फिर नहर, फिर कुआं तीसरे नंबर पे आता है। फिर ये नहीं देखने आगे, नलकूपों द्वारा सिंचाई उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होती है। तो सबसे ज़्यादा अगर नलकूप की बात की जाए तो वो उत्तर प्रदेश में। हमने यहाँ से देखा था देश में सिंचाई की दृष्टि से निवल सिंचित क्षेत्र, मतलब सिंचित क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में प्रथम है, फिर दूसरे पे मध्य प्रदेश में है, तीसरे पे राजस्थान में है। तो कुल निवल नेट मतलब सिंचित क्षेत्र जो देखा जाए तो पहले मध्य प्रदेश है, पहले उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे मध्य प्रदेश है, तीसरे पे राजस्थान है। लेकिन यहाँ अगर प्रतिशत के रूप में पूछे, जैसे कि ये पूरी भूमि है तो इसका प्रतिशत ये ज़्यादा है। अगर हम देखें तो देखो, एक ये राज्य छोटा है,
ये पंजाब है सपोज़, ठीक है, और दूसरी तरफ हमने उत्तर प्रदेश का निर्माण किया। उत्तर प्रदेश काफ़ी बड़ा है, तो उत्तर प्रदेश में इतने क्षेत्रफल पर खेती होती है, यानी कि सिंचाई के लिए ये उपलब्ध है, मतलब इतने क्षेत्रफल के लिए सिंचाई की जाती है। यहाँ बात की जाए तो यहाँ जो है वो इतने क्षेत्रफल पर सिंचाई की जाती है। अब हालांकि देखा जाए तो ये जो है ये शेडेड एरिया, ये पंजाब के शेडेड एरिया से ज़्यादा है, लेकिन परसेंटेज वाइज बात की जाए तो पंजाब में ज़्यादा सिंचित क्षेत्र है। तो यही क्वेश्चन अगर इस तरह आ जाए कि प्रतिशत सिंचाई क्षेत्र, मतलब प्रतिशत निवल सिंचाई क्षेत्र अगर प्रतिशत के रूप में देखा जाए तो वो पंजाब में सबसे ज़्यादा है। आपको पंजाब आंसर देना है अगर प्रतिशत के रूप में पूछा जाए तो। लेकिन अगर केवल नेट सिंचित क्षेत्र पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश का पहला, मध्य प्रदेश का द्वितीय और राजस्थान का तृतीय स्थान है। अब कुछ परियोजनाएं हैं वो देखनी है। तो जनवरी 2003 को जल संग्रहण से संबंधित विकास योजना, मतलब जल का संग्रह किया जा सके सही से, तो 2003 में एक जल संग्रहण से संबंधित विकास योजना हरियाली का शुभारंभ किया गया था। तो हरियाली का जो शुभारंभ है 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया था। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने हरियाली जो योजना है उसका शुभारंभ किया था। तो ये पूछ सकते हैं हरियाली किससे संबंधित योजना है, तो ये जल संग्रहण से संबंधित योजना है। इसका उद्देश्य देश में जल संभर विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में वित्तीय और प्रशासनिक रूप से पंचायती राज व्यवस्थाओं को सशक्त बनाना है। यानी कि वही चीज़ है कि जल जो संग्रह से संबंधित योजनाएं हैं, जल संभर विकास कार्यक्रम हैं, तो उसके लिए वित्तीय और प्रशासनिक रूप से जो भी काम करेगा तो पंचायती राज को ये सौंपा गया था। तो पंचायती राज को इसके लिए सशक्त बनाना इसका उद्देश्य था। उसके बाद 2014-15 के आंकड़ों के अनुसार भारत में निबल बुवाई क्षेत्र यानी कि नेट सोन एरिया लगभग 140.13 मिलियन हेक्टेयर है। तो अगर हम भारत में निबल बुआई क्षेत्र देखें, नेट सोन एरिया कितना बुआई क्षेत्र है, तो 140 मिलियन हेक्टेयर है। लेकिन 140 मिलियन हेक्टेयर में से 68.40 मिलियन हेक्टेयर पर ही सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। यानी कि हम कह सकते हैं कि देश में केवल 48.80% जो क्षेत्र है उसमें ही सिंचाई की जो सुविधा है वो उपलब्ध है। कृषि की मानसून पर निर्भरता कम करने और हर खेत तक सिंचाई पहुंचाने के उद्देश्य से 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो मानसून पर निर्भर ना रहें, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने के उद्देश्य से 2015 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आई थी। तो ये ध्यान रखना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब आई थी, तो 2015 में। हरियाली योजना कब आई थी, तो 2003 में आई थी, वो भी याद रखना है। फिर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में आई थी, ये भी याद रखना है। ये भी याद रखना है कि भारत में जो कुल बुआई क्षेत्र है वो 140 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें से 48.80% पर ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। नेक्स्ट है 1 अप्रैल 2008 तक क्या होता था। ये योजनाएं तो 2003-2015 में आई थी, लेकिन अब तक क्या होता रहा, 2008 तक क्या था कि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय जो था उसके द्वारा 3 वाटर शेड विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया गया था। तो ये कार्यक्रम कौन कौन से थे, समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, फिर सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, फिर मरुभूमि विकास कार्यक्रम। तो 2008 तक भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 3 ये जो वाटरशेड कार्यक्रम है क्रियान्वित किए गए थे। तो वो कौन कौन से थे, समेकित बंजर भूमि और सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और मरुभूमि। अब इन कार्यक्रम को एक व्यापक कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया जिसे समेकित जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। तो अब वो जो तीनों प्रोग्राम है उसको हमने एक व्यापक कार्यक्रम के अंतर्गत ले लिया है। तो वो व्यापक कार्यक्रम कौन सा है, समेकित जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मृदा, जल, वनस्पति जैसे अवक्रमित प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल, संरक्षण और विकास करके पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करना है। परिणामस्वरूप मृदा ह्रास पर रोक लगती है।
अब कुछ पॉइंट्स हैं, इसको और देख लेना, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस पर आ रहे हैं। सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है? हमने देखा नलकूप है। सिंचाई के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वैसे तो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन सिंचाई के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल प्रतिशत के आधार पर अगर देखा जाए तो पंजाब में है। 98% लगभग क्षेत्रफल वहाँ सिंचित क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है। भारत में माला नहर तंत्र गारलैंड कैनाल सिस्टम किसने प्रस्तावित किया था? तो भारत में माला नहर तंत्र को दिनशा जे दस्तूर ने प्रस्तावित किया था। ये कैनाल सिस्टम का एक प्रकार होता है, तो इसमें माला नहर तंत्र जिसे कहा जाता है। तो माला नहर तंत्र का भारत में जो प्रस्तावित किया था वो दिनशा जे दस्तूर ने किया था। मंगलम सिंचाई परियोजना कहाँ है? केरल। तो मंगलम सिंचाई परियोजना केरल में है। सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकाली गई है? तो गंडक से निकाली गई है। गंडक से ही त्रिवेणी नहर और गंडक से ही सारण सिंचाई नहर निकाली गई है। तो पूछ सकते हैं ये सारण सिंचाई नहर गंडक से। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहाँ से होता है? तो हमने देखा हरीके बैराज, और हरीके बैराज कहाँ है? पंजाब में। व्यास और सतलज के संगम पर पौंग बांध है, वहाँ से ये निकाली गई है। तो सतलज और व्यास के जो संगम पर हमने एक बैराज का निर्माण किया है, हरीके बैराज पंजाब में। तो यहाँ से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है और ये पौंग बांध। नेक्स्ट है भारत की सबसे पुरानी विकसित नहर व्यवस्था अगर देखा जाए तो वो गंग नहर है, जिसका निर्माण 1927 में किया गया। निचली गंग नहर का उद्गम, अच्छा ये मत सोचना कि 1927 में इसका निर्माण किया गया तो ये सबसे पुरानी कैसे हो गई। तो पुरानी तो है ये, क्योंकि इसका निर्माण 1927 में तो नया दोबारा से उसका मतलब पुनर्निर्माण किया गया, ऐसा समझ सकते हैं। निचली गंगा नहर का उद्गम कहाँ से होता है? तो नरौरा बुलंदशहर से होता है। तो आप क्वेश्चंस पर आ जाते हैं हम। क्वेश्चन है, कथन दिया गया है कि भारत में जो प्रायद्वीपीय भारत में अगर देखा जाए तो सिंचाई का एक प्रमुख साधन है तालाब। सही बात है, हमने अभी पढ़ा था सिंचाई का प्रमुख साधन वहाँ क्या है? तालाब है, क्योंकि वहाँ नहरों को और कुओं को नहीं खोदा जा सकता है। तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियाँ मौसमी हैं, ये भी सही है कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र की जो ज़्यादातर नदियाँ हैं वो मौसमी हैं। उसमें एक समय में ही पानी अच्छा खासा आता है, उसके बाद वो सूखी पड़ जाती हैं। तो दोनों सही हैं, और आर एक ही सही व्याख्या करता है कि तालाब में जो पानी है उसको हमने रोक लेते हैं मौसमी नदियों से, फिर जब मौसमी नदियों में पानी नहीं रहता है तो हम इन तालाबों का ही यूज़ करते हैं सिंचाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो देश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है? तो नलकूप हैं, ये हमने देखा था। देश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत नलकूप हैं। नलकूपों का योगदान आपको याद हो तो बता देना। 42.6% समथिंग नलकूपों का योगदान था। भारत में सिंचाई के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य क्या था? तो पंजाब। क्षेत्रफल के हिसाब से हम देख रहे हैं तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वैसे यूपी में, लेकिन परसेंटेज वाइज देखा जाए तो पंजाब में सबसे ज़्यादा सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्रफल आता है। 98.7% लगभग यहाँ क्षेत्र सिंचाई के अंतर्गत आता है। सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो सूक्ष्म सिंचाई द्वारा हम क्या करते हैं कि मृदा से उर्वरक और पोषक हानि कम की जा सकती है, और इससे कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम जल स्तर को कम होने से रोका जा सकता है। तो सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत हम ऐसा कर सकते हैं, ड्रिप सिंचाई की जाती है, मतलब छींटों द्वारा सिंचाई कर देते हैं तो उससे ही काम चल जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो मृदा है उसकी उर्वरा शक्ति और पोषक तत्व जो है होते हैं वो बहते नहीं हैं पानी के साथ, तो ये फ़ायदा है पहला। तो दूसरा, भौम जल स्तर को कम होने से रोका जा सकता है, क्योंकि वहाँ नलकूपों का यूज़ नहीं होगा। हम ड्रिप सिंचाई या सूक्ष्म सिंचाई की मदद से क्या करेंगे, छींटे द्वारा हम सिंचाई कर देंगे वहाँ, तो वहाँ से जल स्तर है जो वो सही बना रहेगा, क्योंकि ट्यूबवेल से हम पानी नहीं निकालेंगे तो पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो जल स्तर भी सही बना रहेगा। अब यहाँ से ये क्वेश्चन जो नेक्स्ट पूछा गया है, जीवन रक्षक या बचाव कृषि, ये अभी आप छोड़ देना, हम इसको अगले एक अच्छे से वीडियो में डिस्कस करेंगे अभी, क्योंकि ये अच्छा थोड़ा सा लंबा टॉपिक है इसलिए। गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास कहाँ हुआ है? तो सरयू पार मैदान में। अभी के जो हाल के 25 वर्ष हैं उसमें नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है सरयू पार मैदान में। नेक्स्ट है, भारत का वह राज्य है जिसमें सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। भारत के राज्यों का सिंचाई के लिए उपलब्ध भूतल जल संसाधनों की दृष्टि से अवरोही क्रम देखना है।
तो हमने यहाँ देखा था कि भूतल जल संसाधनों की दृष्टि से जो प्रमुख राज्य है उसमें पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे पंजाब है, तीसरे पे मध्य प्रदेश है, चौथे पे महाराष्ट्र है। तो भूतल जल संसाधन क्या है कि हम ज़मीन के नीचे से पानी निकालते हैं, जैसे ट्यूबवेल, समर्स वगैरह, उससे निकाल के फिर उसके द्वारा सिंचाई की जाती है। तो उत्तर प्रदेश में ये सबसे ज़्यादा उपलब्ध है भूतल जल संसाधन, दूसरे पे पंजाब में है, तीसरे पे मध्य प्रदेश में, चौथे पे है महाराष्ट्र में। तो हमने देखा कि अभी वो जो भूतल संसाधन है उसके हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा भूतल संसाधन है। फिर पंजाब में, तो पंजाब यहाँ ऑप्शन नहीं दिया है। फिर मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भी नहीं दिया है। फिर महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र दिया है। तो सही है, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर असम। भारत में माला नहर तंत्र यानी कि गारलैंड कैनाल सिस्टम को प्रस्तावित किसने किया था? तो दिनशा जे दस्तूर ने किया था। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा किससे होता है? तो लघु परियोजनाओं से। तो लघु परियोजनाओं से कितना भाग पूरा होता है? तो हमने देखा कि लघु सिंचाई परियोजनाओं से जो है भारत की सिंचाई की लगभग 62% की आपूर्ति लघु सिंचाई परियोजनाओं से की जाती है। नेक्स्ट है फरक्का नहर की जल वहन क्षमता। फरक्का नहर की जल वहन क्षमता कितनी है? 40,000 क्यूसेक। हुगली नदी में सिल्ट जमाव को रोकने हेतु फरक्का नहर का निर्माण किया गया था 1975 में। आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था अभी। मंगलम सिंचाई परियोजना कहाँ है? केरल में है। सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकाली है? गंडक से। सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकाली है? गंडक से। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरिके बैराज पंजाब में है। हरिके बैराज कहाँ है? तो व्यास और सतलज नदियों के संगम पर हरिके बैराज है। राजस्थान की इंदिरा नहर जो है, इंदिरा गांधी नहर, वो निकाली गई है सतलज से, सतलज और व्यास के संगम पर। कौन सा बैराज है? हरिके बैराज, तो यहाँ से निकाली गई है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम है वही सतलज नदी के हरिके बांध से। आगे है इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है, तो वही सतलज और व्यास से निकाला गया है। तो सतलज, व्यास और रावी इन नदियों से ही जल प्राप्त करती है। व्यास नदी के पौंग बांध के जल का उपयोग कौन करती है? तो सतलज और व्यास के जो संगम पर हमने पौंग बांध बनाया है, तो इसके जल का उपयोग इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वारा किया जाता है। इंदिरा गांधी नहर पर ही हरिके बैराज है, ये ध्यान रखना। फिर भारत में विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था गंग नहर है। गंग नहर का निर्माण गंगसेन राजा ने कराया था। राजस्थान के राजा थे ये, 1927 में किया था। फिर शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना का मुख्य लक्ष्य है तो कृषि का उत्पादन बढ़ाना, बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना और भूमि प्रबंधन का सुधार। तो ये सब क्या है? शारदा जो सहायक समादेश विकास परियोजना चल रही है, तो उसका उद्देश्य बताया गया है कि कृषि उत्पादन को बढ़ाया जाए, बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदला जाए, भूमि प्रबंधन का सुधार किया जाए। निचली गंगा नहर का उद्गम कहाँ से होता है? तो नरौरा बुलंदशहर से। तो हमने देखा नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाली परियोजना कब आई थी? 2003 में। और ये किससे संबंधित थी? तो जल ग्रहण से संग्रहण से। तो इसमें जल संग्रह किया जाता था। तो हरियाली एक नई परियोजना भी आई है जो वृक्षारोपण से भी संबंधित है। तो जल संग्रहण के लिए हरियाली परियोजना अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 2003 में प्रारंभ की गई थी। फिर एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के क्या लाभ हैं? तो मृदा के बह जाने की रोकथाम की जा सकती है इससे, वर्षा जल संग्रहण किया जा सकता है क्योंकि एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम है ये, भौम जल स्तर का पुनर्भरण किया जा सकता है और प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जनन, तो इन सब में हेल्प करता है ये। अब कुछ चीज़ें हैं यहाँ, कार्यक्रम और मंत्रालय। तो सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जाता है? किस मंत्रालय के द्वारा? तो सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम भूमि संसाधन विभाग द्वारा। नेक्स्ट है मरुस्थल विकास कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। वर्षापूरित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जल संभर विकास कार्यक्रम ये चलाया जाता है कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा। नेक्स्ट है ड्रिप सिंचाई की पद्धति के प्रयोग के लाभ हैं। तो ड्रिप सिंचाई वही होती है छींटे द्वारा जो हम सिंचाई कर देते हैं, तो उससे खरपतवार में कमी आती है। खरपतवार क्या होता है कि हम जैसे गेहूं की खेती कर रहे हैं तो उसमें बीच में कुछ
अनवांटेड प्लांट्स अपने आप उग आते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, तो वो खरपतवार होता है। ड्रिप सिंचाई करोगे तो वो खरपतवार भी नहीं उगेंगे। मृदा अपरदन में कमी आएगी कि मृदा बहकर भी कहीं नहीं जाएगी, तो ये इसके लाभ हैं। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें हम देखने वाले हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। तो आज के लिए इतना ही। ओके, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।